तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउंड वेव के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि साउंड वेव आखिर कैसे प्रोपेगेट करता है, साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस प्रकार के इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रेशर वेव और आपका डिस्प्लेसमेंट वेव ये दो प्रमुख आपका इक्वेशन था जिससे हम लोग साउंड वेव के प्रोपेगेशन को दर्शा रहे थे। साथ ही साथ हमने दोनों वेव के बीच में रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया, उनके एम्पलीट्यूड्स के बीच में, और ये भी पता लगाया कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, कि आखिर साउंड वेव जो है वो जब मूव करता है किसी मीडियम में तो उसकी रफ्तार क्या होती है, वेव की वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर है? तो जैसे देखो, अब ये साउंड वेव जो है, पहली बात, ये लिक्विड, सॉलिड, गैस हर जगह चल सकती है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो मुख्यतः बात करेंगे गैसियस मीडियम का ही, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा हम लोग उसी का एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड में भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के बारे में। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। अब हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था कि कोई भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना। वेलोसिटी जो होती है किसी भी वेव की वो डिपेंड करता है मीडियम के कुछ पैरामीटर्स पे, यानी वेलोसिटी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये बात साउंड के केस में भी लागू होती है। साउंड वेव भी जो है वो भी जब मूव करता है किसी मीडियम के अंदर तो वो मीडियम के ही किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल इन गैसियस मीडियम, अगर बात करें इन केस ऑफ गैसियस मीडियम, इन केस ऑफ गैसियस मीडियम द वेलोसिटी of sound wave is given by v equals to under root b upon rho। ठीक है, अब इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी वेल एस्टैब्लिश है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है बच्चों वो अंडर रूट बी अपॉन रो होगा। क्लियर? अब ये B क्या है और ये रो क्या है ये तो हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं। B जो है वो बल्क मॉड्यूलस है। B क्या है कि उस गैस की क्या है, बल्क मॉड्यूलस। B जो है आपकी बल्क मॉड्यूलस है, B आपकी बल्क मॉड्यूलस है। और जो रो है, ये रो क्या है, आपकी डेंसिटी। ठीक है, अब ये रो है आपकी डेंसिटी। क्लियर? अब B की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब यहां पे देखो, यहां पे इस बात को हम लोग मेंशन कर दें कि जो साउंड वेव है ना, जो कोई भी वेव है, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, ये मैं बार बार लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये बात तो आप समझ दिमाग में सेट रखो, उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावे जो फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था स्ट्रिंग वेव में, उसमें से बहुत सारा यहाँ भी वैलिड है। जैसे साउंड वेव के लिए v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा लगा सकते हो। ये जहां जहां v का चर्चा होगा उसकी वो सारी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये क्या है बच्चों, इसको भी मैंने कहा था ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। जहां f क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये f आपकी फ्रीक्वेंसी है, वेव की फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे प्रेशर वेव की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन फॉर्मूला को तो आपको अप्लाई करना ही है कहीं भी। दैट इज Vs इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। इसके अलावे बच्चों हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला, दैट इज V इक्वल्स टू, ठीक है, V इक्वल्स टू यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा बाई के, ये भी लिख सकते हैं, जो स्ट्रिंग वेव में भी लिखते थे।
जहां पे ओमेगा आपका हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के जानते हो 2 पाई बाई लैम्डा या वेव नंबर। तो ये सारा चीज आप यहां पे भी याद रखो, इन सभी चीज को यहां पे भी अप्लाई करना है अपने को साउंड वेव के केस में, कि आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो एफ लैम्डा वी एस इक्वल्स टू ओमेगा बाई के क्या होता है बच्चों, तो के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी के लिए आप जानते ही हो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। टाइम पीरियड इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया ताकि आप दिमाग में सेट रखो। मेन अभी हमारा फोकस ये आया निकल के कि साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम के बल्क मॉड्यूलस और उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे याद करो स्ट्रिंग वेव में जो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जहां टी था टेंशन जो उस रस्सी में था और म्यू क्या था, लीनियर मास डेंसिटी। यहां पे देखो ये बी है बल्क मॉड्यूलस और रो जो है ये है आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्लियर है? तो इसको पहले राइट डाउन करो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये साउंड जब आपका किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करता है तो वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में दो साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। पहला तो न्यूटन है, न्यूटन ने एक न्यूटन्स फॉर्मूला दिया किसके लिए, साउंड के वेलोसिटी के लिए। तो पहले तो हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूटन साहब का जो कैलकुलेशन था वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने जो साउंड की वेलोसिटी बताई वो अपना रियलिटी में जो साउंड की वेलोसिटी है उससे मैच नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैपलेस, और लैपलेस आके जो थे उन्होंने एक करेक्शन, जिसको हम लोग लैपलेस करेक्शन भी बोलते हैं, उन्होंने इस फॉर्मूला को करेक्ट किया और उनके हाइपोथेसिस से जो रिजल्ट आया वो रियलिटी से मैच करता है। तो आज के डेट में हम लोग लैपलेस के फॉर्मूला को ही एडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? चलो, तो जैसा कि तुम देखे कुछ देर पहले कि जो साउंड गैस में जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है b अपॉन रो। अभी मेरे को ये b की वैल्यू निकालनी है। b क्या था अपना, बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो, dp अपॉन dv अपॉन v। dp हो गया चेंज इन प्रेशर, dv हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यू। आगे क्या लगना चाहिए, माइनस। अगर थोड़ा बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v और आगे माइनस लगा दो। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का के कॉन्सेप्ट का यूज है। यहां पे अभी हम लोग जब बात करेंगे तो थोड़ा सा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो गैसियस प्रोसेस का यहां पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं वो यहां साइड में आपको बता देता हूं ताकि जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का यहां पे थोड़ा सा रोल है। बच्चों एक बात समझो, सबसे पहली बात, जब हम बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो साउंड ट्रेवल करता है, तो आपको हमने बताया था कि साउंड जब ट्रेवल करता है तो ये एक प्रकार का पल्स होता है जिसमें कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, यानी गैस कॉम्प्रेस होती है, फिर रेयरफैक्ट होती है, कॉम्प्रेस होती है, रेयरफैक्ट होती है। इस तरीके से आप समझो कि ये एक प्रकार का गैसियस प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। जब गैस को कंप्रेस करते हैं या गैस को आपको एक्सपैंड करते हैं तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसको हम लोग स्टडी करते हैं हीट वाले चैप्टर में। क्लियर? अब उसका यहां पे थोड़ा सा यूज है, तो मैं पहले आपको उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि वहां पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहली बात है कि कोई भी आइडियल गैस, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फॉर एनी, ये इन कॉन्सेप्ट्स का भी यहां पे यूज होना है, इसलिए मैं पहले ही यहां पे आपको बता रहा हूं। फॉर एनी आइडियल गैस, आइडियल गैस, हालांकि गैस तो आइडियल होता नहीं है एयर का, लेकिन हम लोग यहां अज्यूम करके चल रहे हैं। फॉर एनी आइडियल गैस एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, PV इक्वल्स टू nRT, सॉरी, PV इक्वल्स टू nRT। आ रही है बात समझ में?
तो कोई भी गैस जो होती है, जो आइडियल होती है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T उसका टेम्परेचर है। और टेम्परेचर जो हम लोग यहां पे लेते हैं बच्चों, टेम्परेचर लेते हैं इन केल्विन। इसको किस में लेते हैं? केल्विन में। ठीक है, तो टेम्परेचर बच्चों यहां पे हम लोग लेते हैं इन केल्विन। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन है जो हम लोग पहले से जानते हैं, या फिर आपको जानना चाहिए। PV इक्वल्स टू nRT, इसका यहाँ यूज करेंगे किसी गैसियस प्रोसेस के लिए। अब एक इसके बाद देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं तो गैस कई सारे प्रोसेस को करता है, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, है ना, और एडियाबेटिक। ठीक है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। अब ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हीट में पढ़ना होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन हम लोग यहां करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ध्यान से सुन लो, बस खाली याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है बच्चों, उसमें आपका गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर nRT, nR तो ऐसे ही कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर गैस आइसोथर्मल प्रोसेस करेगा तो वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, दैट इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यदि वो एडियाबेटिक प्रोसेस करेगा, एक और प्रोसेस होता है आइसोकोरिक, आइसोबारिक, वो अपने को यहां यूज नहीं है तो उसको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, या एक और होता है साइक्लिक, लेकिन अपने को यहां दो प्रोसेस के बारे में जानना है, इसलिए हम लोग उसके बारे में लिख रहे हैं। दूसरा एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये होता है, इसमें गैस इस स्पेशल रूल को फॉलो करता है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, बस फिलहाल अभी आप दिमाग में ये सेट रखो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका जो है हीट का एक्सचेंज, मतलब जिस गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, उसको किसी प्रकार का उसके साथ उसमें ना हीट जा रहा है ना हीट आ रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है, इसका बस यूज है, मैंने आपको मदद के लिए यहां पे बता दिया है। अब वापस आ जाओ, अभी यूज करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला को देखते हैं, है ना। सबसे पहले, हालांकि ये इनकरेक्ट है, आज के डेट में इसको यूज नहीं करना, लेकिन जानना जरूरी है। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस न्यूटन के हिसाब से जब आप बोलते हो तो जो साउंड वेव प्रोपेगेट करता है एयर में, वो आपका साउंड वेव का जो मोशन है उस दौरान गैस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करती है। तो अब ये सुनने में तो सही ठीक लग भी रहा है। आइसोथर्मल कहने का मतलब है कि देखो, वातावरण यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट रहता है, ऐसा लगता है। हम लोग के बोलने से या कुछ करने से ऐसा नहीं है कि एकाएक टेम्परेचर पूरे इन्वायरमेंट का बढ़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यही न्यूटन के दिमाग में ये ख्याल आया कि आइसोथर्मल प्रोसेस गैस फॉलो करता है अगर उसमें से साउंड प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू गैस is isothermal प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों? आइसोथर्मल। मतलब उस दौरान कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान टेम्परेचर का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। अब ये सुनने में सही भी लगता है। तो अब देखते हैं कि आखिर आइसोथर्मल मानने से क्या होगा।
तो आइसोथर्मल मानने का मतलब है कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। कहेंगे कि ठीक है भाई गैस तब इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। कर लिया आपने राइट डाउन? ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पे हम लोग लिख देंगे इट मीन्स टेम्परेचर of gas remains constant। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या रहेगा उस दौरान? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? और गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों देखो, अब एक बात, इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अपने मन से एक काम करो, दोनों तरफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। दैट इज dPV अपॉन dV इक्वल्स टू कांस्टेंट के नाम पे C लिख दो अपॉन dV। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो तुम जानते हो 0 हो जाएगा, और यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट माना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मान लो इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT में अगर ये पूरा चीज कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर बदलेगा, ये अगर वेरिएबल होगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों को आपस में इस तरीके से वैरी करना होगा कि इनका प्रोडक्ट क्या रहे? कांस्टेंट। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन के रूल से आप जानते हो कि इन दोनों में से दोनों अगर वेरिएबल हो तो पहले एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को डिफरेंशिएट करो। ओके, और ये डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो यहां पे dV बाई dV 1 हो गया, तो P इक्वल्स टू V dP बाई dV इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से P को उधर भेज दो, तो V dP बाई dV इक्वल्स टू माइनस P। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस dP बाई dV बाई V। देखो इसको रीअरेंज किया मैंने, कैसे? माइनस को इधर ले आया और वॉल्यूम को सबसे नीचे जाके डाल दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया? P। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है B को, यानी बल्क मॉड्यूलस को। तो ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि B की वैल्यू हो जाएगी P, यानी बल्क मॉड्यूलस जो होगा वो गैस के प्रेशर के बराबर होगा अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली साउंड की जो वेलोसिटी निकल के आई न्यूटन के हिसाब से, वो निकल के आई P डिवाइडेड बाई रो। जहां रो क्या है बच्चों? तो रो है डेंसिटी और P क्या हो गया? प्रेशर। तो प्रेशर किसके जगह हमने रख दिया? बल्क मॉडुलस के जगह। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हुआ। फिर हम रो के जगह क्या पुट कर सकते हैं? B के जगह हमने P पुट कर दिया, क्योंकि ये आइसोथर्मल मान के चल रहे हैं। रो के जगह क्या पुट कर सकते हैं वो भी देख लो। जैसे देखो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, है ना, PV इक्वल्स टू nRT। अब ये है V है वॉल्यूम और ये है नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल जो निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसी का नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे P इक्वल्स टू V और N के जगह लिख देंगे M अपॉन M नॉट इंटू RT। क्लियर? अब देखते जाओ। फिर यहां से इसको भी रहने दो इधर। तो अभी आ चुका है हमारा VS इक्वल्स टू P बाई रो, और हम लोग रो के लिए उपाय कर रहे हैं। अब देखो एक काम करते हैं बच्चों, M नॉट को उधर भेज दो, RT को उधर भेज दो। तो यहां से आप लिख सकते हो P M नॉट अपॉन RT इक्वल्स टू M बाई V। अब जरा गौर करना, ये M है मास, ये है मास और ये है वॉल्यूम। तो मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये डेंसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और R तो गैसियस कांस्टेंट है, आप समझ ही रहे हो गैसियस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है जिसको केल्विन में रखना है, और M नॉट क्या है? तो M नॉट यहां पे मैं लिख देता हूं, M नॉट जो है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो आपका है मॉलिक्यूलर वेट। M नॉट क्या है आपका? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि आप हर एक गैस के लिए जानते हो, हाइड्रोजन के लिए आपका 2 ग्राम हो गया, है ना, मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम्स हो गया,
ठीक है। नाइट्रोजन के लिए आपका ऑक्सीजन के लिए 32 हुआ ना, O2, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो O2 का हो गया 32, नाइट्रोजन का हो गया 28। तो आपको केमिस्ट्री में पता है ये सब चीज। तो अब हम लोग m/v के जगह रो लिख सकते हैं। पहले फटाफट लिखो, जल्दी से करो इसको। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं बच्चों, m/v को हम लोग लिख सकते हैं रो, है ना। m/v को क्या लिख सकते हैं? रो। तो रो इज इक्वल टू Pm0/RT। ये आ गया रो की जगह और बल्क मॉडुलस की जगह P। तो इस तरीके से इसको ऊपर कर दूं मैं। न्यूटन ने जो साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, दैट इज B/रो, तो B के जगह उन्होंने पुट किया P को और रो के जगह पुट किया उन्हें Pm0/RT को। और यहां से देखो ये P कैंसिल हो गया। फाइनली जो फॉर्मूला उनके हिसाब से आया, सो Vs इक्वल्स टू √RT/m0। ये उन्होंने कैलकुलेट किया न्यूटन के हिसाब से। अब देखो ये फॉर्मूला, अब जैसे अपना एयर है ना, जो हम लोग अपने, अब इस रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी में एयर में आप जानते हो 20-80% का रेशियो है। 80% आपका नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन, और इसी में से कुछ कुछ हिस्सा आप बाकी गैसेस को दे दो। लेकिन मेजॉरिटी में आपका 32 ग्राम और 28 ग्राम का ये एक मिक्सचर है। तो वहां से आप एयर का एक एवरेज डेंसिटी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। बहुत मुश्किल नहीं है निकालना। कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे एयर का? एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आपको केमिस्ट्री में सिखाया गया होगा। तो 20 × 32 प्लस 80 × 28 है ना, और डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो ये एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। 20% आपका कौन है? ऑक्सीजन, तो 20 × 32, 80 है आपका नाइट्रोजन, तो 80 × 28/100। तो वहां से यहां m0 रख दो। फिर टेम्परेचर केल्विन में रखना है, याद रखना केल्विन में। केल्विन में कैसे रखते हैं बच्चों? तो केल्विन जो होता है, टेम्परेचर इन केल्विन कैसे हम लोग निकालते हैं? तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो मान लो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, तो 27 डिग्री ऐड करेंगे इसमें तो 300 केल्विन, और आर की वैल्यू तो जानते ही हैं हम लोग। तो आर की वैल्यू रख देंगे, ये गैसियस कांस्टेंट, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, m0 की वैल्यू, सब रखने के बाद न्यूटन को ये कैलकुलेट होके आया करीब करीब 280 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आई किसके हिसाब से? न्यूटन के हिसाब से। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये न्यूटन के हिसाब से आया, बट ये ट्रू नहीं है। जब रियलिटी में प्रैक्टिकली जब मेजर किया गया तो साउंड की जो वेलोसिटी करीब करीब निकल के आ रही थी 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि न्यूटन के इस कैलकुलेशन में आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यानी न्यूटन ने जो एज्यूम किया वो गलत। तब भी उनकी महानता है कि हमें इसको, उनके इस गलत लॉ को भी पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि जो उपाय है उन्होंने ही सुझाया था। ठीक है, इसमें करेक्ट एक दूसरे साइंटिस्ट लैप्लेस ने किया, लेकिन इसका जो उपाय है कि कैसे यहां तक पहुंचना है ये उन्होंने ही बताया था। तो आप न्यूटन का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, RT/m0, जहां T टेम्परेचर है केल्विन में, m0 आपका मॉलिक्यूलर वेट है, जिसका निकालने का तरीका हमने बताया। 280 मीटर पर सेकेंड आता है, जो कि रॉन्ग है, एक्चुअल 330 होता है। अब आखिर 330 कैसे आएगा ये हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर साउंड की जो वेलोसिटी है, वो एक्चुअल वेलोसिटी जो रियल में अपने को मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लैप्लेस करेक्शन। तो लैप्लेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन के उस हाइपोथेसिस को चैलेंज किया कि जो आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। ऐसा कैसे हुआ सोचो। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है
और एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। तो अब खुद सोच के देखो कि जब साउंड ट्रेवल करती है, जब कोई आदमी तुमको तुम्हारे सामने बोलता है, तो साउंड कुछ सेकेंड्स में या सेकेंड के कुछ हिस्से में आपके तक पहुंच जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना फास्ट कॉम्प्रेस हुआ होगा और एक्सपैंड हुआ होगा। और इतना फास्ट अगर कॉम्प्रेस और एक्सपैंड हुआ होगा तो निश्चित तौर पे वहां पे ये स्लो नहीं बल्कि फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस होने का मतलब ही है कि वो एडियाबेटिक होगा। तो उन्होंने इस वेलोसिटी को, साउंड की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, ये अज्यूम करते हुए कि प्रोपेगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक। और उससे देखो क्या फर्क आएगा। तो पहले मैं लिख देता हूं कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव is the fast process, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज द फास्ट प्रोसेस। सो Laplace consider it as एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? चूंकि ये फास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उनके हिसाब से, लैप्लेस के हिसाब से प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जो है एक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान गैस जो है वो फॉलो करता है, गैस फॉलोज इक्वेशन PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये इक्वेशन फॉलो करता है। अब यहां पे थोड़ा मैं गामा के बारे में बता दूं। गामा एक कांस्टेंट है, फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखना। गामा एक कांस्टेंट है जो Cp/Cv के बराबर होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपको केवल गामा का वैल्यू याद रखना है। तो गामा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग गैसेस कहने का मतलब है, गैस को देखो हम लोग यहां पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी में कहने का मतलब है मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। जैसे कि ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम है। ऑक्सीजन जो है 2 एटम का बना हुआ है, O2 N2, तो ये H2 हाइड्रोजन। तो जो जिसमें 2 एटम होते हैं उसको डायएटॉमिक बोलते हैं। अगर मान लो इनर्ट गैस है, हीलियम, आर्गन, इसमें एक एक एटम है, तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोएटॉमिक। और ऐसे ही होता है पॉलीएटॉमिक, जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल एटम्स हों। क्लियर है? जैसे NO2 हो गया, SO3 हो गया। तो गामा जो है, गामा की वैल्यू 1.67 या यूं कह लो 5/3 होता है। किसके लिए? मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक समझ गए, सिंगल एटम का बना हुआ। फिर गामा जो है वो आपको लेना है, गामा को लेना है 1.4 लेना है, यानी कि 7/5। किसके लिए? डायएटॉमिक के लिए। अब हम लोग यहाँ डायएटॉमिक ही यूज करेंगे, क्योंकि एयर मेनली आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, जो कि डायएटॉमिक है। तो गामा की जगह हम लोग 1.4 लेंगे। और पॉलीएटॉमिक के लिए बच्चों गामा जो होता है 1.33 यानी 4/3 होता है। ये ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए। तो ट्राइएटॉमिक के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से गामा एक कांस्टेंट है जो आप याद रखें। तो वापस आते हैं। तो लैप्लेस ने कहा कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में PV⁻⁴ गामा जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट। अब इसके हिसाब से उन्होंने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की वो कैसे की, पहले इसको आप राइट डाउन करो जल्दी से। कर लिया आपने राइट डाउन? चलो अब देखते हैं। अब इसके हिसाब से जो उन्होंने कैलकुलेशन किया बच्चों, तो सबसे पहले देखो PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह C कर दो, और दोनों तरफ आप फिर से जिस तरीके से पिछली बार हमने
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था वही काम कर लेते हैं, dv है ना, और इधर लिख दिया dc/dv। क्लियर? तो इस तरीके से इसको हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लिया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों वेरिएबल है तो एक बार p को बाहर निकालो, वॉल्यूम का पावर गामा अपॉन dv प्लस इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकालो dp/dv, और ये हो गया आपका 0। क्लियर? अब ये देखो पावर से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गामा p और वॉल्यूम में से एक, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लोगे, गामा -1 प्लस v टू द गामा dp/dv इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया आपका v टू द पावर गामा dp/dv इक्वल्स टू माइनस गामा p इंटू वॉल्यूम का पावर गामा -1। अब वॉल्यूम का पावर गामा -1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा v टू द पावर गामा अपॉन v टू द पावर गामा -1 इंटू dp/dv इक्वल्स टू माइनस गामा p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर जितना पावर है उससे एक कम पावर है, जैसे मान लो गामा की वैल्यू अगर एग्जांपल के लिए 10 मान लें, तो v का पावर 10 अपॉन v का पावर 9, तो v ही बचेगा यहाँ पे, तो ये आपका v बचा, तो v dp/dv इक्वल्स टू माइनस गामा p। अब माइनस को इधर ले आओ और v को नीचे कर लो, तो देखो dp/dv अपॉन v इक्वल्स टू गामा p। अब यहां पे देखो बच्चों, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम लोग मान लें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है गामा इंटू पी। तो देखो न्यूटन से क्या गलती हुई, न्यूटन ने बल्क मॉड्यूलस की जगह सिर्फ पी लिखा था, यानी प्रेशर ऑफ गैसियस मीडियम, और इन्होंने जो यूज किया वो यूज किया गामा पी। गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और गामा की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, आप जानते हो। तो अब देखो फॉर्मूला जो लैप्लेस के हिसाब से आया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू बी अपॉन रो। तो बी के जगह आप क्या लिख दोगे? बी के जगह लिख दोगे गामा पी, है ना, बी के जगह गामा पी, और रो के जगह, तो रो के जगह तो कुछ देर पहले हमने इसको प्रूव किया था, याद करो, रो के जगह अपना क्या निकल के आया था? तो रो के जगह निकल के आया था अपना P अपॉन, है ना, P अपॉन PM0 अपॉन RT, यही निकल के आया था ना बच्चों, PM0 अपॉन RT। कुछ ही देर पहले तो हमने कैलकुलेट किया था रो के जगह, तो आप रो के जगह यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, रो के जगह आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो गामा के बी के जगह गामा पी और रो के जगह रख दोगे PM0 अपॉन RT। अब यहाँ से PP कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ से देखो क्या आएगा, फिर ये आपका आ जाएगा VS इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT अपॉन M0। क्लियर है? तो देखो ये साउंड की वेलोसिटी आई लैप्लेस के हिसाब से। तो अगर एयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर वेट, एयर को डायटोमिक मान के, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, तो जो फॉर्मूला भी बताया आपको मिक्स गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, यानी 20 इंटू 32 प्लस 28 इंटू 80 अपॉन 100, और फिर टेम्परेचर अगर आप पुट कर देते हो 300 केल्विन, और गामा की वैल्यू जो लोगे फॉर एयर, तो एयर में मुख्यतः आपका गामा जो है वो 1.4 ही लिखा जाएगा, क्योंकि मुख्यतः आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर गामा का वैल्यू 1.4 रखें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो VS निकल के आएगा बच्चों, वो 330 मीटर पर सेकेंड आएगा। एग्जैक्ट नहीं, मतलब 2-4 ऊपर नीचे वो तो टेम्परेचर वेरी करेगा, तो आएगा ही, वेरी हो ही जाएगा। लेकिन ये अब आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल मैच कर गया। न्यूटन और लैप्लेस में ये गामा मिसिंग था, यहाँ आपको गामा से गामा से मल्टीप्लाई करना था। और आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे,
यही फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला करेक्ट। ओके, तो इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों कुछ बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड के वेलोसिटी को लेके हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसको आपको जानना चाहिए। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आया वो क्या निकल के आया, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर देखो टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, तो आप उस केस में प्रेशर को चेंज भी करोगे तो भी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ साउंड ये भी तो होता है अंडर रूट, अभी हमने कैलकुलेट किया था बल्क मॉडुलस की जगह गामा पी अपॉन रो, तो यहाँ तो प्रेशर तो है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो सीधी सी बात है ये और ये दोनों बदलेगा। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ताकि ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर velocity of sound does not depend on pressure। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सीधी बात है प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ताकि ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि आपका, आप देखो ना, इसी फॉर्मूला से तो ये आया है, तो इसमें गामा आर और एम नॉट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज नहीं कर दोगे। गामा तो कांस्टेंट ही होता है, आर कांस्टेंट ही होता है, और टेम्परेचर को भी अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो सीधी सी बात है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो, ये आपको पूछा जा सकता है। टेम्परेचर याद रहे किस में रखना है, केल्विन में। अब एक और पॉइंट है बच्चों, वो समझो, इफेक्ट ऑफ, ये बहुत ऑफ, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो कि आखिर ये क्या है, मॉइस्चर से आखिर वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात, ये मॉइस्चर होता क्या है? तो मॉइस्चर जो होता है बच्चों, ये होता है आपका वाटर वेपर, यानी H2O का गैसियस फॉर्म, इसका ये गैसियस फॉर्म होता है। तो अब सीधी सी बात है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 18 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप एयर में, तो जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, ठीक। अब देखो अगर ड्राई एयर की बात करें तो ड्राई एयर में कौन कौन है, ड्राई एयर में O2 है और N2 है, ठीक। अब मॉइस्ट एयर की बात करें, अगर मॉइस्ट एयर की बात करें तो मॉइस्ट एयर में देखो O2 भी होगा, N2 भी होगा और कुछ H2O भी होगा। तो तुम यहां देख सकते हो कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 होगा। और ये तो एवरेज निकालोगे ना, मान लो किसी रूम में केवल 2 लड़के हैं और एक का वजन है 28 ग्राम, दूसरे का है 32 ग्राम, तो एवरेज तो 28 और 32 के बीच में आएगा। लेकिन अगर 3 है, 28, 32 और 18, तो कहोगे 3 है तो वजन ज्यादा होगा। बच्चों ज्यादा वजन से मतलब नहीं है, अपने को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो जैसे वहां 2 से डिवाइड करोगे, यहां 3 से डिवाइड करोगे, तो 18 जैसे देखो 32 प्लस 18, 28 का को 2 से डिवाइड करो, और 32 प्लस 28 प्लस 18 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज कम आएगा। तो अगर मॉइस्ट एयर में अगर H2O मिल जा रहा है
तो ऑटोमेटिकली जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है m2 वो कम हो जाएगा ड्राई एयर के अपेक्षा। तो ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम, और तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम नॉट। तो एम नॉट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वेलोसिटी घटेगी। तो सीधी सी बात है कि, सॉरी यहां उल्टा लिख दिया हमने, इसको सीधा करते हैं। तो ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो ड्राई एयर में होगी, ड्राई एयर की जो होगी उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी किसमें, साउंड की मॉइस्ट एयर में, क्योंकि मॉइस्ट एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो मॉइस्चर मिलाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड और बढ़ जाती है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट घट जाता है। सीधी सी बात है। पहले इसको आप राइट डाउन करो, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहां पे देखो, हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका घट जाता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है। आई बात समझ में? और मॉलिक्यूलर वेट क्यों घटा वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आप सोचो कि अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि एक देखो गैसियस चैम्बर है, ठीक है, अब इस गैसियस चैम्बर में सिर्फ ये मान लो एक हाइपोथेटिकल इन्वायरमेंट है, जैसे अर्थ का इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 2 ग्राम होगा। ये ड्राई H2 है ना, ड्राई H2। अब इसी प्लैनेट पे अगर मॉइस्ट कर दें इसको, तो मॉइस्ट कहने का मतलब है कि देखो रेड रेड डॉट से हमने हाइड्रोजन गैस बनाया, रेड रेड डॉट से हमने हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है, H2। लेकिन इसमें अगर हमने इसको मॉइस्ट कर दिया, तो मॉइस्ट करने का मतलब है कि कुछ मॉइस्चर यानी वाटर का वेपर फॉर्म यानी वाटर का गैसियस फॉर्म, ये ग्रीन कलर मैंने डाल दिया, तो मतलब यहां पे H2O मिक्स कर दिया। तो अब जो एवरेज आएगा वो ज्यादा आएगा इस केस में, क्योंकि पहले ये 2 ग्राम वाला था, अब यहां पे 2 ग्राम में आपने मिक्स किया है 18 ग्राम को। तो ऑटोमेटिकली अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट m2 है, तो आप समझ सकते हो कि यहां पे m1 से ग्रेटर हो गया m2। तो ऑटोमेटिकली इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर vs आपका मॉइस्ट और ये vs हो गया ड्राई, vs हो गया ड्राई, तो इस केस में अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्राई में आपका ज्यादा होगा किससे, मॉइस्ट से। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो यहां जहां आप मिक्स करने गए वो 18 ग्राम से कम वाला था, तो उसमें मिक्स होने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। तो कहोगे ये तो कंफ्यूजन हो गया सर, ये कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो सुनो, अगर हम बात करें ऐसे गैस की जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम से ज्यादा है, उसमें अगर मॉइस्चर मिक्स करोगे तो वो एवरेज को घटाएगा, मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज को घटाएगा, तो ऑटोमेटिकली साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कि आपका नॉर्मल एयर में हो रहा है। लेकिन ऐसे गैस की बात करें जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से कम है, उसमें मॉइस्चर मिलाने से उल्टा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो साउंड वेलोसिटी घट जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साउंड के वेलोसिटी से रिलेटेड, आप हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे साउंड के वेलोसिटी के बाद साउंड वेव के पावर और इंटेंसिटी को लेके, तभी जाके हम लोग इसके इंटरफेरेंस को भी समझ पाएंगे। और इसके अलावे अभी मैं साउंड का और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जिसमें से एक लाउडनेस होगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पावर और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होता है। जैसा कि देखो बच्चों, अपने को पता है कि कोई भी वेव हो अल्टीमेटली वो है क्या, तो वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम का एक फ्लो है, एनर्जी और मोमेंटम का एक फ्लो है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ साउंड के केस में भी ये बात लागू होती है कि साउंड वेव भी जो होगा वो एनर्जी और मोमेंटम का फ्लो होगा, ठीक है। अब याद होगा आपको स्ट्रिंग वेव के केस में, याद होगा बच्चों,
फॉर स्ट्रिंग वेव, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर स्ट्रिंग वेव मैंने आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट किया था और प्रूव भी किया था। फॉर स्ट्रिंग वेव जो पावर था आपका, एवरेज पावर हम लोग निकालते थे, तो एवरेज पावर निकाला था हमने और एवरेज इंटेंसिटी निकाला था। याद है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम और इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो बच्चों पावर क्या निकल के आया था? तो पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वो निकल के आया था 1/2 रो, है ना, 1/2 रो ए वी ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। आपको मैं सब कुछ याद दिलाता हूं, ये कौन क्या था। यहां पे जो आपका रो था ये वॉल्यूम डेंसिटी थी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। ए था आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और v था वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। और याद होगा ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और a जो है बच्चों, दिस a इज एम्पलीट्यूड, ये था एम्पलीट्यूड। तो वहां पे एम्पलीट्यूड तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में था, तो ये आपका पावर आ रहा था, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या किए थे? तो सीधी सी बात है, पावर को अगर एरिया से भाग दे दो, यानी ए से डिवाइड कर दो, तो ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका स्ट्रिंग वेव का इंटेंसिटी भी आ गया था, और आपने देखा था कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब कहोगे इस फॉर्मूला को क्या हम लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां भी तो अगर हम देखें तो साउंड को डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में भी देख सकते हैं। वहां भी आपका स्ट्रिंग पे पार्टिकल डिस्प्लेस ही कर रहा था, और वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर था, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव के डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन हम लोग मान तो सकते हैं कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो इसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में एक्सप्रेस चाहे तो कर सकते हैं। तो इसलिए यहां भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बस हमने यहां डिस्प्लेसमेंट के लिए S0 का यूज किया, ए का यूज नहीं किया। तो अब इसी को हम लोग चाहें तो फॉर साउंड वेव काम करना चाहें, फॉर साउंड वेव अगर साउंड वेव काम करना चाहें तो बच्चों यहां पे भी लिख सकते हैं एवरेज पावर जो होगा 1/2, और यहां भी वॉल्यूम डेंसिटी लेंगे, दैट इज रो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेंगे, वेव की स्पीड v लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो वही है, और यहां पे लिख देंगे S0 स्क्वायर। और यहां पे S0 जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। S0 जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। क्लियर? लेकिन अब तुम कहोगे कि सारी चीजें तो यहां हम लोग प्रेशर वेव के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड को प्रेशर के एम्पलीट्यूड में एकदम आराम से हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू B इंटू के इंटू S0, यानी P0 इक्वल टू B के S0, है ना। B जहां बल्क मॉडुलस है, K वेव नंबर है, और S0 एम्पलीट्यूड है आपका डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले इसको आप राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। कर लिया आपने? चलो अब देखो, इसको अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं P एवरेज इक्वल्स टू, एवरेज पावर है 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके जगह लिख सकते हैं S0 के जगह लिख सकते हैं P0 अपॉन B के का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एज वी नो दैट, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, नो दैट P0 इक्वल्स टू B के S0,
जहां पी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव, ये एम्पलीट्यूड है किसका, प्रेशर वेव का। और एस नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा तरीके से, तो पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया पी नॉट स्क्वायर प्रेशर एम्पलीट्यूड, और नीचे में हो गया बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है? अब देखो, अब यहां पे क्या क्या करना है। अब बच्चों याद होगा आपको फॉर्मूला, सब फॉर्मूला ही याद रखना है और तो कुछ करना नहीं है। जहां आपका वेव की वेलोसिटी साउंड के केस में हमने निकाली थी v इक्वल्स टू बी अपॉन रो, एक तो लैप्लेस वाला फॉर्मूला था ही, लेकिन मेन बेसिक फॉर्मूला तो यही था कि अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा b अपॉन रो। तो b इक्वल्स टू सीधी बात है v स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, रो। तो जहां b स्क्वायर है वहां b की जगह इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो देखो ये क्या निकल के आएगा। सो पी एवरेज, लास्ट का फॉर्मूला बहुत इजी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। रो ए वी, बस सावधानी से देखते जाओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू पी नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं v का पावर 4, ठीक है, इंटू रो स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्लियर? यहां तक लिखो पहले। अच्छा, इसको तो हम लोग ऊपर कर सकते हैं ना फॉर साउंड वेव, वो तो पहले से लिखा हुआ था। हाँ, अब देखो एक और फॉर्मूला हम लोग ये स्ट्रिंग वेव से ही जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड या कोई भी वेव जो होता है ये ओमेगा बाई के भी होता है, तो ऑटोमेटिकली वी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो आप यहां जरा देखो, यहां ऊपर में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वी स्क्वायर, और ये दोनों वी स्क्वायर हो जाएगा, और एक वी ऑलरेडी है तो ऊपर में हो जाएगा वी क्यूब, नीचे वी का पावर 4, ऊपर में वी क्यूब। तो अल्टीमेटली, और देखो क्या निकल के आ रहा है, तो पी एवरेज अब छोटा हो गया, हाफ रो ए वी का पावर 3 इंटू पी नॉट स्क्वायर अपॉन वी का पावर 4 इंटू रो का स्क्वायर। अभी और छोटा होगा ये, देखते जाओ। अब देखो सीधी सी बात है, रो से एक पावर इसका गया, और यहां पे भी 3 से ये 4 गया, तो एक पावर रहा। तो अल्टीमेटली जो आपका पावर का फॉर्मूला निकल के आ रहा है हाफ, ध्यान से देखो क्या बचा, हाफ, ऊपर में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ऊपर में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, v इंटू रो, नीचे में बचा v इंटू रो। तो बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ साउंड वेव। ध्यान से देख लो, साउंड वेव का पावर किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, लास्ट में यहीं पे ध्यान रखना, बाकी अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर जो है साउंड वेव का वो डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वो डिपेंड कर रहा है आपका प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, वेव की यहाँ वेलोसिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है बच्चों, ये रो है। क्लियर है? तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं। लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू होगी, तो इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू पावर की एवरेज वैल्यू अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो ये ए है ये भी खत्म हो गया, कट जाएगा नीचे। तो लास्ट में जो आपका मेन आपको याद रखना है वो ये निकल के आया, ये निकल के आया 2v रो। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव जो निकल के आई, साउंड वेव निकल के आई, वो क्या निकल के आई बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2
v इंटू रो। v क्या है आपका? वेव की वेलोसिटी। फिर से मैं यहां लिख दूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये रो क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी। तो अल्टीमेटली आपको ये जोड़ याद रखना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है दोनों का। आपने बार बार सुना होगा कि इतना लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। तो लाउड से मतलब आपको अगर ज्यादा आवाज, ज्यादा शोर सुनाई पड़ता है तो आप कहते हो ज्यादा लाउड है। आखिर ज्यादा क्या है वहां पे? तो सीधी सी बात है, ज्यादा लाउड का मतलब सीधा होगा कि ज्यादा एनर्जी के साथ साउंड आपके पास पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है बच्चों कि यहां पे लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन होगा, और है भी। यानी इंटेंसिटी जो है, दरअसल इंटेंसिटी के से ही लाउडनेस से इंटेंसिटी का ही सेंस आता है। जब आप बोलते हो कि लाउडनेस बहुत ज्यादा है, लाउड म्यूजिक है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लेना कि 2 गुना लाउडनेस हो गया तो आपका जो है इंटेंसिटी भी 2 गुनी हो गया। नहीं, ये एक स्पेशल स्केल से रिलेटेड है ना। इन दोनों के बीच, जैसे तुम ये पढ़ते होगे केमिस्ट्री में पीएच स्केल, है ना। तो पीएच एक लॉग स्केल है। तो ठीक इसी तरीके से साउंड की जो लाउडनेस है, यानी साउंड की जो लाउडनेस को जो मेजर करने के लिए जिस स्केल का हम लोग यूज करते हैं वो एक डेसिबल स्केल है, जो मैं बताऊंगा आपको। और वो डेसिबल स्केल लॉग स्केल ही है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया अपने को ये समझ में आया कि लाउडनेस का रिलेशन किसके साथ है? इंटेंसिटी के साथ है। तो इंटेंसिटी और लाउडनेस जो है ये दोनों रिलेटेड है। यानी इंटेंसिटी से ही हमारा मतलब होता है जब हम बोलते हैं ज्यादा लाउड या कम लाउड का। लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये यहां पे स्पष्ट कर दें कि लाउडनेस ऑफ साउंड is measurement of intensity of sound wave। ये साउंड वेव के इंटेंसिटी का एक प्रकार से मेजरमेंट है। ओके, चलो उसके बाद हम आगे यहां क्या लिखना चाह रहे हैं कि loudness is measured as sound level। इसको हम लोग ना साउंड लेवल बोलते हैं। साउंड लेवल बोलते हैं कि इस लेवल का साउंड है, मेजर्ड एज साउंड लेवल। और इसको बच्चों बीटा से डिनोट करते हैं। कभी एल से भी करते हैं, एल फॉर लाउडनेस, या बीटा से करते हैं। क्लियर है? अब ये कैसे मेजर होता है? तो इसके लिए एक स्केल होता है ना। इट इज न्यूमेरिकली represented on decibels स्केल। डेसिबल स्केल के ऊपर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और डेसिबल के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्मॉल डी और कैपिटल बी लिखते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये डेसिबल स्केल पे आखिर हम लोग लाउडनेस को या साउंड लेवल को कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है बच्चों, इस स्केल का जो वर्किंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको जिसकी लाउडनेस निकालनी हो, दैट इज बीटा, है ना। मान लो बीटा लाउडनेस है। बीटा इज इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट, और आगे मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। अभी मैं इसका सब मतलब समझाऊंगा। तो ये डेसिबल स्केल है, जहां पे ये जो बीटा है आपका, दिस बीटा इज लाउडनेस। ये आपका बीटा क्या है? लाउडनेस। क्लियर? और ये आई जो है, आई है
इंटेंसिटी ऑफ वेव, जिस वेव की लाउडनेस निकालनी है बच्चों, उसकी इंटेंसिटी को हम लोग बोलेंगे आई, जो कि यहां प्लेस करना है। आई नॉट क्या है? तो आई नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का मतलब ये वो मिनिमम इंटेंसिटी है जो हम लोग रफली सुन सकते हैं। जैसे हम लोगों के सुनने की एक कैपेसिटी है कि इससे कम इंटेंसिटी वाले साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो इंटेंसिटी है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी को आपको स्केल में यहां पे डालना है। आई वो इंटेंसिटी होगी जिसका आपको मेजर करना है साउंड लेवल, 10 से मल्टीप्लीकेशन है आगे, एंड आपको लाउडनेस बीटा निकल के आ जाएगा। अभी आप इसको पहले लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब बच्चों यहां पे देखो मैंने लिख दिया है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आई नॉट जो है उसके बारे में, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज ऑडिबल, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। इंटेंसिटी का यही आपका यूनिट होता है, ठीक है। अब उस स्केल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं, मान लो कि अगर कोई सोर्स है, अब इससे साउंड निकल रहा है हर तरफ इस तरीके से, तो इसकी इंटेंसिटी अगर मान लो दी गई है 10⁻⁻3 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो कोई पूछेगा इसका साउंड लेवल क्या है, इसकी लाउडनेस क्या है, तो जो अपना फॉर्मूला है वो एकदम आराम से लग जाएगा। बीटा इक्वल्स टू 10 लॉग आई की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई आई नॉट का वैल्यू कितना है 10⁻⁻12। ओके, इसको आप ऊपर भेज दो तो 10 इंटू लॉग ऊपर जाएगा तो ये 10⁻9 हो जाएगा। और फिर आप जानते हो लॉग में जो पावर होता है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 90 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू लॉग बेस, यहाँ बेस तो 10 है इसका, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर आ गया 90 डेसिबल। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर किसी की इंटेंसिटी 10⁻⁻3 वाट मीटर स्क्वायर है तो हमारे इस लाउडनेस के स्केल पे उसका साउंड लेवल आएगा 90 डेसिबल। क्लियर? अगर कोई तुमसे पूछे कि एक सोर्स है I1, ठीक है, एक सोर्स है I1 जिसकी इंटेंसिटी है 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो है वो इससे 100 गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा इसकी इंटेंसिटी है। कैसे? तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो तुमसे पूछेगा कि I1 से I2 में, I1 और I2 के बीच साउंड लेवल का फर्क कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। इंटेंसिटी तो देख रहे हो 100 गुना ज्यादा है, तो आखिर इनके डेसिबल स्केल पे जब हम लोग इसका साउंड लेवल निकालेंगे तो उसके बीच में क्या गैप होगा। तो सबसे पहले आप बीटा 1 निकालोगे, तो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मतलब इसके लिए तो वो लिखेंगे 10 लॉग, ठीक है, लॉग I1 अपॉन I0। क्लियर? ठीक इसी तरीके से बीटा 2 क्या लिखेंगे बच्चों, 10 लॉग I2 अपॉन I0। अब ये निश्चित तौर पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो कोई पूछेगा दोनों के बीच साउंड लेवल का डिफरेंस कितना है, मतलब बीटा 2 में से बीटा 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। तो पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो बच्चों बीटा 2 में से बीटा 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे लिखोगे 10 लॉग I2 अपॉन I0 माइनस लॉग I1 अपॉन I0। क्लियर? यहां भी 10 होगा। अब यहां पे 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लोगे तो अब देखो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा log m माइनस log n। तो तुम तो जानते हो log m माइनस log n हो जाएगा log I2 अपॉन I0
डिवाइडेड बाई लॉग I1 अपॉन I0। आ रही है बात समझ में? 10 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो कि यहां से आपका I0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लिए, दैट इज β2 माइनस β1 इज इक्वल टू, इसको याद ही रखना आप, log I2 अपॉन I1। अगर दो सोर्स के लाउडनेस को कंपेयर करने के लिए कोई फॉर्मूला पूछे, ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं ऊपर कर दूं, तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, दैट इज β2 माइनस β1 इक्वल्स टू 10 log I2 अपॉन I1। अब यहां से आप वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, β1 10 log, अब I2 कितना था बच्चों, 10 का पावर माइनस 2, I1 कितना था, 10 का पावर माइनस 4, तो ये ऊपर गया तो β2 माइनस β1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 10 log ऊपर गया तो ये 10 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। और ये 2 से आगे मल्टीप्लाई कर लोगे तो दोनों के बीच में इन साउंड लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है, 2 आगे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद log 10 तो 1 हो जाएगा 20 डेसिबल का। ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल B, डेसिबल ऐसे ही लिखते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो सोचो इंटेंसिटी का कितना फर्क था, इंटेंसिटी का डिफरेंस था 100 गुना, उसका 100 गुना करने पे लाउडनेस में कितना का फर्क आ रहा है, 20 डेसिबल का। तो इसको राइट डाउन कर लो।